हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर आपका गैसेस स्टेट, जिसका हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा थे, कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन डायमीटर, कॉलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट। और ये हमारा गैसेस स्टेट का आपका उसके बाद का लेक्चर है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि गैसेस स्टेट चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा है बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, राइट। तो हम अगर इसको थोड़ा थोड़ा सेपरेटली बनाएंगे तो हमारा जल्दी कवर हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे स्टूडेंट, और तीनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। इस बात का मतलब क्या है, देखो एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने बोल्ट्जमान का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करते हुए मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में एक डेरिवेशन दिया था, मतलब एक इक्वेशन दी थी, एक रिलेशन दिया था, फिर उन्होंने उसको ग्राफ पे भी दिखाया था। ठीक है, एक बात तो बेटा ये हो गई। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने देखा कि जब किसी भी गैस के कंटेनर में गैस के कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो वो आपस में कॉलिजन करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कॉलिजन क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, आपस में कॉलिजन करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, टकराते हैं। तो कुछ की वेलोसिटी क्या होती है बेटा, हाई हो जाती है, कुछ की लो हो जाती है ना। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो ये वेलोसिटी चेंज होती रहती है आपके उनके कॉलिजन के, सब कॉलिजन आपस में टकराते हैं, कॉलिजन होता है। तो उस वेलोसिटी को उन्होंने मतलब क्या किया, उस पर्टिकुलर मतलब टाइम के साथ में उसको इन्होंने एक रिलेशन दिया, जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेटली बात है कि अगर आपके गैस के कंटेनर, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं और उस मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल जब आपस में कॉलिजन करेंगे तो सबकी वेलोसिटी सेम तो रहनी नहीं है, चेंज हो जाएगी, है ना। किसी की सपोज दैट किसी की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी क्या कहते हैं, लो हो गई, किसी की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी हाई हो गई। तो कहने का मतलब है जो वेलोसिटी में चेंजिंग आता है, ठीक है, उसी वेलोसिटी को उन्होंने डिटरमाइन किया। अब जो हाई वेलोसिटी हुई थी उसको इन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये इस रिलेशनशिप में, इस डेरिवेशन में इन्होंने ये रिलेशन बताया कि उसमें मॉलिक्यूल्स जो थे जिनकी वेलोसिटी काफ़ी हाई हो गई थी, तो धीरे धीरे उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती चली। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब कि मॉलिक्यूल तो कई सारे हैं, तो उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होगी, और कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत जीरो या कम हो गई होगी, बाकी सब मतलब थोड़े एवरेज रहेंगे। तो बस हमें यहाँ पे इस रिलेशनशिप में यही देखना था कि भाई किस जिनकी हाई हुई थी वेलोसिटी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वर्ड यहाँ पे कैसे आएगा वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और सबसे पहले हमने क्या बोला कि फ्रीली मूव करते हैं, कॉलिजन होता है, उनमें वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन। तो फाइनली हम लोग एक रूट में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, आपका है एक फॉर्मूला गैस इक्वेशन का, PV = 1/3 mc²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये C क्या है बेटा, यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, P आपका प्रेशर, V वॉल्यूम, पता ही है आप लोगों को, राइट। तो फिर फाइनली होता क्या है, जब आफ्टर कॉलिजन, देखो मैंने लिखा है आफ्टर कॉलिजन, जब कॉलिजन हो जाता है ना भाई, जब आपके आपस में टकराएंगे मॉलिक्यूल, तो सम पार्टिकल हैव वेलोसिटी लो, तो कुछ पार्टिकल्स की मतलब वेलोसिटी, यहाँ हैव लिख दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे मतलब इसका ये है कि कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाती है, विल बी बिकम लो, है ना, आफ्टर कॉलिजन। कुछ की आपकी बेटा हाई हो जाती है। तो मतलब इसका मतलब क्या कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन कर रहे हैं गैस के कंटेनर के अंदर, उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये बात हो गई एक। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने इसको मतलब दूसरे एक आपका था प्रोबेबिलिटी वाला बोल्ट्जमान का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ, उसको लेते हुए उन्होंने फिर एक रिलेशनशिप दे दिया कि भाई ऐसा है। अब हमें देखना ये है कि इसमें ऐसे मॉलिक्यूल की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हाई हो जाएगी। तो हाई वालों को देखने के लिए मैक्सवेल ने अपना एक रिलेशनशिप बनाया। किससे लिया था वो, तो उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, देन बोल्ट्जमान गिव
इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब उन्होंने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि भाई इतने सारे पार्टिकल हैं तो इन पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी काफ़ी हाई है और कितने ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी लो है। उसको उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट करके दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर उन्होंने क्या, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल्ट्जमान ने क्या दिया, एक काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के उसमें क्या एक रिलेशनशिप दिया, एक मतलब एक इक्वेशन दिया। तो उसको हमने इक्वेशन को यहाँ पे किससे दिखाया, देखो बेटा ये वाले इन्होंने इक्वेशन दी थी, NE अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल है आपका ये, और इसके पावर में है -e/kT। ठीक है, अब चूंकि बोल्ट्जमान ने दिया था ये, ठीक है, किसके रिलेशन में दिया था ये, प्रोबेबिलिटी, भाई कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है जिनकी वेलोसिटी हाई हो जाती है आफ्टर कॉलिजन, कहने का मतलब ये है, राइट। तो बेटा ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं लिखा है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेलोसिटी, देन बोल्ट्जमान गिव इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ये दिया था बेटा। अब देखो इस रिलेशनशिप में जो रिलेशन दिया है इसमें आपका E क्या है बेटा, E यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये NE क्या है, NE मतलब ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो E काइनेटिक, जिनके पास एक कितनी एनर्जी है, E, मतलब E को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी यानी NE। फिर N नोट क्या है बेटा, यहाँ पे N नोट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सारे गैस के पार्टिकल कितने हैं उसके अंदर, ठीक है। K क्या है बेटा, यहाँ पे बोल्ट्जमान का कांस्टेंट, T के यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर यहाँ पर इसके बाद ये उन्होंने एक मतलब इक्वेशन दे दिया था, फिर इसी के बाद मैक्सवेल ने इसको एक थ्योरी, अभी तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई, अब उन्होंने इसको ना प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में चेंज किया कि भाई हमें इसको ना प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में निकालना है कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके मॉलिक्यूल्स हायर वेलोसिटी रखते हैं आफ्टर कॉलिजन। तो उन्होंने इसी को अगेन क्या लिखा, मैक्सवेल गिव ए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी, किसका उन्होंने अगेन दिया दोबारा से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ किसका, वेलोसिटी का, बाय यूज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी की थ्योरी की हेल्प से उन्होंने अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया इस इक्वेशन के बाद। तो क्या दिया बेटा, वो हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, यहाँ तक तो नॉर्मल था ये बिल्कुल, अब जो उन्होंने इक्वेशन दी थी प्रोबेबिलिटी की वो हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है बच्चों। तो वो क्या दिया उन्होंने, तो उसका हम रिलेशन देख लेते हैं फटाफट से, तभी उससे हम बनाएंगे ग्राफ, क्लियर बेटा। तो उन्होंने दिया था हमारा, शायद आपने भी पढ़ा होगा आई थिंक, देखो उन्होंने दिया था dN अपॉन n इज इक्वल टू 4 पाई, ब्रैकेट में क्या था, तो dN अपॉन n बराबर में आपका 4 पाई m 2 पाई RT, ठीक है, की पावर 3/2, क्लियर। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल आएगा E, और E की पावर में बेटा यहाँ पे क्या होगा, E की पावर माइनस mc² अपॉन RT इंटू c² इंटू DC। बेटा ये रिलेशन दिया था, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दिया था, किसने, आपका बोल्ट्जमान ने, ठीक है। पहले तो ये इक्वेशन दिया उन्होंने, फिर इसके बाद उन्होंने अगेन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला लॉ दिया था। इसको हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, इन्होंने इक्वेशन ये दी थी, ये डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन तो हम इसका नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये रिलेशनशिप दिया, हमें इसको लर्न करना है कि dN अपॉन n इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस mc² अपॉन RT इंटू c² इंटू DC। बस हमको ये दिखना है बेटा इसमें। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने क्या देखा, हाँ यहाँ पे 2RT कर लेना, ये बेटा पूरा एक्सपोनेंशियल की पावर में है, e की पावर माइनस ही पूरा a, ठीक है। अच्छा अब इसको dN के अपॉन में उधर से DC ले लो बेटा, अब इसको लिख लो 1/n, ठीक है, बराबर 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 e माइनस mc² अपॉन 2RT इंटू c², ठीक है बच्चा, ये ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर सब बताया, यहाँ पे देखो आपका m क्या है, गैस का मोलर मास, r क्या है, गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर, e क्या है, एक्सपोनेंशियल, c क्या है बेटा, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारी पढ़ाई है ये, ठीक है। ये c क्या, वही सेम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आ गया बेटा। ये जो है ना, ये इस चीज को उन्होंने माना रो इट मीन्स क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी, तो इसको हमने रो मान लिया,
तो हमारा रिलेशन क्या बचा, 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू सी स्क्वायर। राइट बच्चा, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया बेटा। क्लियर? या ये रो क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। तो ये फाइनल इक्वेशन देखो बेटा, ये जो है ना डेरिवेशन थोड़ा देखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लो, हालांकि मैं जानती हूँ टफ है थोड़ा सा, मतलब इतना वैसा नहीं है और थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आपको ये इक्वेशन याद ही करनी पड़ेगी बेटा। ये 2 इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, एक तो मेन ये वाली एन ई अपॉन एन नोट ई माइनस के टी, फिर अगेन उन्होंने इसको मॉडिफाई करके जो इक्वेशन दी थी हमारी वो ये वाली दी थी, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी और 2 लर्न करनी पड़ेगी इसके अंदर, और इसका ग्राफ देखना है लास्ट में, बस देन डन। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी, और इस इक्वेशन में डीसी को इसके अपॉन में लाओगे, 1/n अलग करोगे सेपरेट, ये आपका बन जाएगा रो क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। मतलब उन्होंने बोला भाई जो हमारे उस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंटेनर हैं, तो आफ्टर कॉलिजन भाई मैं आपसे बोलूँ कि कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐसे हैं, कितने मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी उसमें इतनी है कि आफ्टर कॉलिजन उनका वेलोसिटी हाई हो जाए, तो उस प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप उन्होंने ये बताया था बेटा, ये हमारा निकल के आया था इसका फॉर्मूला। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे 2 फॉर्मूले बस, क्योंकि एग्जाम में आना है आपके, बीएससी पार्ट 1 में आता है, उसका डेरिवेशन पूछ लेगा ऐसे ही। अब इसका रिलेशनशिप हम दिखाएंगे किससे, एक इसके ग्राफ से। ग्राफ में इसको हम कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं, देन हमारा ये फिनिश हो जाएगा। राइट बच्चा, चलो देखते हैं ग्राफ में कैसे दिखाएंगे बेटा। देखो आप वीडियो को पॉज करके सब ये नोट कर लेना जो मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है जैसे मैंने लिखा है सारा सब कुछ। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा है यहाँ पे बच्चा कि इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमने बनाया है ग्राफ, ऊपर यहाँ पे बेटा हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिए, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे हमने क्या ली है आपकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, नीचे एक्स एक्सिस पर। राइट, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, दैट्स ऑल। चलो अब यहाँ पे जो ग्राफ बताया था, ये ग्राफ भी मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने बताया था। ठीक है, उन्होंने बोला इसका ग्राफ जो बनेगा बेटा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है बेटा देखो। ठीक है, तो आप इसमें ग्राफ में ही देखेंगे भाई ये रो है, ये यहाँ पे इन तीनों का सेम रहेगा ना, इन तीनों को तो सेम ही रहेगा ये वेलोसिटी, लेकिन हमने इस टेम्परेचर को T1 माना, इसको T2 इसको T3, हमने इसको ऐसे मान लिया बेटा, है ना। अब इसमें समझना क्या है हम लोगों को इसमें समझना ये है बच्चा कि फाइनली थोड़ा सा ग्राफ को और अच्छे से दिखा देते हैं क्लियर करके, बस ग्राफ के बाद आपका खत्म है सब कुछ, ये लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, देखो ये हमने ऐसे दिखाया, ठीक है, फिर दूसरा वाला भी यहीं से गया, वो थोड़ा ऐसे गया, ठीक है, तीसरा वाला भी यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या देखा कि भाई यहाँ ये इधर हमने लिया है रो, इधर हमने लिया है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। क्लियर, ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 पर है, ये T3 पर है। ठीक है, तो आपने देखा कि इधर जाने पर हमारा क्या हो रहा है, ये इसको ऐसे भी कर दिखा सकते हो, ये डिक्रीज हो रही है ना। तो आप जब ऐसे जा रहे हो देखो यहाँ पर टेम्परेचर कम था T1, भाई यहाँ पे आपका T3 सबसे ज़्यादा है, फिर T2, फिर यहाँ पे T1। भाई देखो टेम्परेचर आपका T1 था तो उस समय प्रोबेबिलिटी मतलब टेम्परेचर कम था तो आपकी मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी। टेम्परेचर कम है तो वेलोसिटी कम है। ठीक है भाई, एक बात सुनो, जब आप टेम्परेचर कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ इतनी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की नहीं बढ़ेगी ना। आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल के अंदर और काइनेटिक एनर्जी आएगी, थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो उसके अंदर और काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो फाइनली जब टेम्परेचर T1 था तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। देखो यहाँ पे ज़्यादा रो है, ये ज़्यादा आ रही थी। टेम्परेचर आपने T2 किया तो बेटा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई, देखो आ गई यहाँ पे। टेम्परेचर आपने T3 किया तो प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। भाई टेम्परेचर जितना बढ़ेगा गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। मतलब ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे जिनकी आफ्टर कॉलिजन क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इस ग्राफ से हमें ये रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है कि भाई जब हम प्रोबेबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं
तो फाइनली हम टेम्परेचर T और रो में हमने क्या देखा कि जैसे से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, T1 से हमने T2 बढ़ाया, T2 से हमने T3 बढ़ाया, तो फाइनली क्या भाई टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, बड़ा हो गया T1, उससे आपने बढ़ाया T2, उससे बड़ा T3, मतलब इधर जाने पर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। ये टेम्परेचर T1 इससे बड़ा T2 इससे बड़ा T3 है ना, तो इधर जाने पर आपको ये इंक्रीज, तो वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, देखो वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है इधर, है ना भाई। पहले T1 पे इतनी थी वेलोसिटी, T2 पे इतनी रह गई, तो फाइनली आपको दिखने से लग रहा होगा कि मैडम ये अपोजिट हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका ये जो देखो ये तीनों आपका ये हो रहा है ना फाइनली, तो आप देखेंगे यहाँ से कि वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी फाइनली यहाँ पे बढ़ रही है। अब ऐसे भी आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर आपका यहाँ पे T1 से हमने T2 बढ़ाया, फिर T3 बढ़ाया, तो फाइनली क्या हुआ, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो T3 वाले इसकी मतलब वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने देखा कि T3 पर हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई, और T1 पर हमारी यहाँ थी, T2 पे हमारी यहाँ थी, T3 पे हमारी यहाँ थी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी हायर होने की प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी कम होती चली जा रही है काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर। तो हमने देखा कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स में कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी, जिनकी वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन ज़्यादा होगी। तो बेटा ये हमारा रिलेशनशिप आ गया रो और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बीच में। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, T3 से ज़्यादा है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन आया वो कैसा आया, इन्वर्सली आया। या ये भी कह सकते हो रो और वेलोसिटी में, आपका रो में और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप आया वो कैसा आया, इन्वर्स आया। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी, उतना ही उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम। इसका मतलब उस गैस कंटेनर के अंदर कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटी इंक्रीज या हायर रही होगी, ठीक है, और कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी आपकी बहुत कम रही होगी, लो रही होगी। तो इससे हमें ये वाली बात फाइनल हो गई। इससे हमने ये मतलब देख ली इससे कि ग्राफ से कि भाई इसमें हमें दिख रहा है साफ साफ कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम मॉलिक्यूल्स की है उनकी वेलोसिटी हाई होने की। तो ये बेटा हमारा दोनों के बीच में था रिलेशनशिप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं, राइट। ये तो हमारा हो गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद ग्राफ, क्लियर। ये टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसके बाद हमारा आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। वो बहुत आसान है, इससे तो आसान ही है वो, वैसे ये तो थोड़ा मैथमेटिकल है, इसमें इसका थोड़ा मतलब एक्सप्रेशन थोड़ा मैथमेटिकल है, इसको लर्न करना है थोड़ा सा हमें, बाकी वो इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा बेटा क्या आता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बार बार इस वीडियो को पॉज करके देखना, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझने में। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले होंगे वो समझ ही लेंगे ना, फिजिकल केमिस्ट्री तो आसान होता है उनके लिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, देखो नॉर्मली हम अगर एक आइडियल गैस के लिए हम कोई गैस इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मली हम किसी गैस के बारे में बात करते हैं तो बताएगी हमें यहाँ पर V होता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, क्लियर। और R आपका क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T आपका होता है टेम्परेचर। वो सारी बातें बताऊंगी मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस। तो आइडियल गैस के लिए V वॉल्यूम, T टेम्परेचर ऑफ गैस, राइट। नेक्स्ट है आपका M मास, स्मॉल m इसमें जो होगा बेटा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल की मास है यहाँ स्मॉल m, राइट। कैपिटल M टोटल मास, टोटल गैस वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ गैस, राइट, टोटल मास ऑफ गैस, दैट क्लियर। चलो अब बेटा नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट आपका इसमें आएगा सी मैंने अभी आपको बताई थी पीछे, उसमें भी आई थी RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं हम इसको, किसको, सी को, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें क्या आता है बेटा, हाँ नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर आप इस मास की मल्टीप्लाई Na से कर दो, है ना, तो ये आपका मोल्स के फॉर्म में बन जाएगा, मोल्स के फॉर्म में 1 मोल हो जाएगा। वैसे ये आपने पढ़ा है ना कि ये क्या है यहाँ पर Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो आपने पढ़ा है कि एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई किसी से कर दो तो वो 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी नो डैट कि N इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। तो वही यहाँ पे ये मोल के फॉर्म में ये हो जाएगा इसको, ठीक है। हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे Na से तो ठीक है बेटा।
चलो फिर हमारा पी इसमें आता है प्रेशर। पी क्या है हमारा बेटा यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर कौन सा वाला, जो गैस के थ्रू, गैस इसको मतलब कहते हैं ना गैस अप्लाई करती है। भाई गैस के मॉलिक्यूल जब दीवारों पर टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो एक प्रेशर को क्रिएट करेंगे ना, तो वो वाला प्रेशर ये बेटा पी हो गया। क्लियर। ये एक 1 मोल आइडियल गैस के लिए सारी टर्म्स होती हैं, आपने सभी ने पढ़ी, बड़ी आसान सी हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब बेटा हमसे पढ़ेंगे रिलेशनशिप। एक रिलेशन क्या है देख लेते हैं फटाफट से। देखो एक आपने रिलेशन पढ़ रखा है प्रेशर का, आपका इसी में ही है, गैस स्टेट में है, फिजिक्स में भी है, वैसे ही फिजिक्स में पढ़ रखा होगा आपने। रिलेशन बेटा आपका ये है P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। बेटा इसको P नहीं, ये रो है आपका, इसको P में समझ लेना, राइट। ये रो मैंने से दिखाया थोड़ा सा। अब देखो रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। यहाँ पर रो क्या है बेटा डेंसिटी, P क्या है प्रेशर, C क्या है RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। अब फाइनली हमें देखना ये है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। तो क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इंटू सी स्क्वायर। क्यों भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है फिजिक्स में, मास अपॉन वॉल्यूम, हमने पुट कर दिया। चलो लिख सकते हैं इस v को बेटा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। ये हमारा बेटा रिलेशन आ गया। क्लियर, सो 1 मान लेते हैं। क्लियर। चलो अब अभी आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखी है बेटा, क्या Pv इज इक्वल टू RT, सब लोग पढ़ते हैं। तो क्या मैं इस Pv का वैल्यू यहाँ लगा सकती हूँ, लगा दो बेटा, 1/3 mc स्क्वायर बराबर RT, दैट्स ऑल। क्लियर। ये इतना हमने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि रिलेशन प्रेशर का एक ये वाला होता है ना बेटा, ऐसे एक रिलेशन होता है प्रेशर का P इज इक्वल टू 2/3E। ये सब रिलेशन बेटा होते हैं, देखो फिजिक्स में आपको देखने को, ये फिजिक्स में भी होते हैं सब रिलेशन। गैस स्टेट ये चैप्टर आपको थर्मो पढ़ोगे ना, जैसे BSc पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी थर्मो है, तो वहाँ पर ही आपको मिलते हैं रिलेशन। तो प्रेशर का एक आपको ये था रिलेशन 1/3 रो सी स्क्वायर, एक ये है P इज इक्वल टू 2/3E। क्लियर। अब इस P की जगह हमें कोई वैल्यू पुट करना है, इसमें कुछ चेंजिंग करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा अब इसके बाद एक बेटा E का रिलेशन होता है आपका, वो भी देख लेते हैं। ये तो हमारा होता है रिलेशन, एक हमारा होता है E का रिलेशन, E इज इक्वल टू, इसका था ना 1/3 P इज इक्वल टू 1/3 m रो सी स्क्वायर। जैसे E का होता है E इज इक्वल टू 2/3 और रो एंड सी स्क्वायर। बेटा एक रिलेशन ये होता है, ठीक है, E का। ठीक, तो E में, हाँ सॉरी यहाँ पे 2/3 नहीं, यहाँ पे 1/2 होता है बेटा, सॉरी 1/2। ठीक है, जैसे इसका था ना P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, तो ऐसे इसका होता है E का बेटा, इसका होता है 1/2 रो सी स्क्वायर। बस ये डिफरेंस है, वहाँ पर 1/3 है, 1/2 है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, रो क्या है यहाँ पे डेंसिटी, तो क्या मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकती, 1/2 m/v सी स्क्वायर कर सकती हूँ ना। फिर मैं इस v को क्या मल्टीप्लाई में नहीं ले जा सकती E के साथ में, बोलो इधर ले जाते हैं, चलो ले जाओ उस मल्टीप्लाई में। तो E इंटू वी बराबर में क्या बचा बेटा, 1/2 mc स्क्वायर। डॉट क्लियर, आ गया इतना। ये हमारा E इंटू वी का रिलेशन आ गया बेटा, 1/2 mc स्क्वायर। ठीक है, चलो अब फाइनली हमने ये रिलेशन देखा, ये रिलेशन देखा, वो रिलेशन देखा। इसके बाद हम नॉर्मली जानते हैं कि बेटा हमारी इक्वेशन क्या होती है, P इज इक्वल टू RT तो होती है आपस, हमारा ये होने वाला डन, ये थोड़ा ही बचा है। P इज इक्वल टू RT हमारी होती नहीं होती है इक्वेशन, होती है। चलो अब एक काम करो बेटा, जो ये वाला रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन ध्यान देना, ये वाला रिलेशन वो अब काम आएगा यहाँ पर। क्या मैं इस रिलेशन से E का वैल्यू पुट कर सकती हूँ, फिर मुझे E का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो मेरा क्या हो जाएगा 3/2 इंटू P, वो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ ना। बस वही मुझे करना है यहाँ पे, वही चीज़ मुझे करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर रिलेशन देखा इसका 2/3E इंटू वी, तो P इज इक्वल टू क्या है हमारा, तो मैं इसमें यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर कर सकती हूँ P की जगह, P आपका यहाँ पर आ रहा है ना, तो P की जगह अगर मैं ये पुट कर दूँ 2/3 इंटू E इंटू वी इज इक्वल टू RT, तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा, बोलो आएगा। और फिर E का वैल्यू क्या है हमारा, E का वैल्यू ऊपर हमारा ये रहा
हाफ mc²। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, तो फाइनली हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। ये तो ठीक है, EB = हमारा ये हो गया, PB = RT हो गया, और फाइनली 2/3E × VRT। हाँ, ये तो हमने कर दिया भाई। इसकी P की जगह में क्या लिख सकती हूँ बेटा, पहले P की जगह आप एक काम करो, हमने PB = RT लिखा है ना, तो P की जगह ये लिखो 2/3E × V = RT। ये तो समझ में आ गया भाई। हमने पहले ही रिलेशन बताया था आपको प्रेशर के लिए, P = 2/3E, तो PB में मैंने P की जगह ये लिख दिया × V = RT हो गया। ये हमारा रिलेशन आ गया बेटा। ठीक है, चलो अब फाइनली बेटा यहाँ पर आपको देखना है, क्या आप इसकी E की जगह क्या लिख सकते हो भाई। E × V कहाँ है मेरा, E × V ये रहा, ये आपके सामने ऊपर ये है, E × V = हाफ mc²। तो क्या आप लोग देखो ना, E × V की जगह क्या मैं ये पुट नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। 2/3 और मैंने पुट कर दिया यहाँ पे E × V का वैल्यू मेरा ये रहा बेटा बराबर में ऊपर, पर थोड़ा सा समझना है इसको अच्छे से, आप कई बार करोगे तो हो जाएगा। mc² = RT। बोलो बेटा ये रिलेशन आ गया नहीं आ गया, 2/3 × हाफ mc² = RT, ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। अगर इसमें हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बेटा एक रिलेशन तो आपका ये वाला आ गया है ना। अब आप कहीं देखो कि कहीं आपका एक जगह आ रहा होगा हाफ mc², कहीं इसमें आ रहा है हाफ mc² नहीं आ रहा है। चलो तो एक रिलेशन तो आपका ये वाला आ गया। हाँ, एक बेटा रिलेशन ये वाला था आपका, देखो यहाँ पर क्या है 1/3 mc² = RT, एक आया आपका 2/3 × हाफ mc² = RT। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा यार कि यहाँ पे तो मतलब हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, बोलो कैसे। कुछ नहीं करना आपको बेटा, यही वाला फॉर्मूला क्या आपको इसको बना नहीं सकते हो। मैं बोलूँ बेटा इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो वही तो किया है, ऊपर 2 नीचे 2 और बराबर RT है नहीं, वही सेम फॉर्मूला। देखो आप लोग सेम फॉर्मूला है नहीं है, बताओ आप मेरे को बता दो कि मैम इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो इसमें mc², इसमें 3, इसमें 3/में, बस इसकी क्या यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया है। तो अब इस 2 से 2 आप कैंसिल करोगे बेटा तो फॉर्मूला तो यही लौट कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपका। बस तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक ही बात है, क्लियर। अभी इसी को मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, कैंसिल करूँगी तो लौट के ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेटा ये हमने ड्राइव करके ये फॉर्मूला बना लिया आपका। ठीक है, इसमें थोड़ा माइन्यूट सा हमें चेंज और करना है बेटा। ठीक है, वो और करते हैं, देन हमारा फिर फिनिश हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अब यहाँ आपके मन में ख्याल आ रहा होगा मैम फिर आपने इसको जो इस वाले को किया है फॉर्मूला वो इसी का ही फॉर्म है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो लेकिन इसके बाद में हमें क्या करना है, अब निकालना क्या है हमें, अब कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर बेटा हो गया होगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसे आप कई बार इसे खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, बार बार लिख कर देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। बाकी इतना टफ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवाइज करना, देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो फाइनली ये हमारा हो गया। और इसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये रफ कर देती हूँ मैं, ऊपर का आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप कई बार पॉज करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहो ना, आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो हाफ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हो यहाँ तक। लेकिन मैं बता रही हूँ हाफ mc² बराबर, इसको वहाँ ले जाओ 3 को 2 का पॉन में ले आओ तो 3/2 RT, ये भी कर सकते हो ऐसे। थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है मैंने, इसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। देखो ये और ये चीज़ सेम है बिल्कुल। ठीक है, बस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। फिर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगी, हाफ mc², ये 3 वहाँ जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, तो बेटा ये रिलेशन आ जाएगा। ये भी आप कर सकते हो मॉडिफाई करके, राइट। तो ये एक हमारा खत्म हो गया मतलब इसका इक्वेशन। अब बेटा मैं काम, अब मैं इसी को लेकर चलूंगी आगे, मैंने इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, मैं इसको लेकर चलती हूँ आगे। ठीक है बेटा, चलो रफ कर देते फटाफट से, ये भी होने वाला है हमारा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, अगर बेटा मैं m की जगह लिख लूँ m × na,
मतलब मोल्स मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर Na क्या है एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, इंटू C² बराबर 3/2 RT। क्लियर। तो फिर ये क्या, इसको हम क्या बनेगा ये m इंटू Na। चलो देख लेते हैं इसको फटाफट। देखो बेटा m इंटू Na एक रिलेशन होता है बेटा आपका, बता देती हूँ, R इज इक्वल टू Na/Kb। अगर मुझे Na फाइंड करना है, Na का वैल्यू निकालना है, तो मैं R/Kb करूँगी नहीं करूँगी, बोलो। कर दिया। और Na मुझे फाइंड करना है। ये हमारी कहानी खत्म हो गई। क्लियर। ये हमारा ऐसा आ गया। चलो अब फाइनली मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं यहाँ पर Na की जगह क्या लिख सकती हूँ? Na की जगह मेरे यहाँ पे Na है ना, तो इसकी जगह मैं क्या ये लिख सकती हूँ R/Kb। ठीक है, तो मैं यहाँ पे R/Na, चलो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं R/Na, Kb का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा फाइनली हाफ MC²। Na को उधर ले जाते हैं हम लोग, पहले हम क्या करते हैं Na को इस साइड ले जाते हैं, तब बाद में सॉल्व करेंगे ना। हाफ M इंटू C² इज इक्वल टू 3/2 और R। अब बेटा अपॉन में क्या आ गया हमारा इंटू Na। क्लियर। और इंटू में ऊपर क्या है हमारा T, भाई 3/2 RT था, ये Na अपॉन में आ गया, यहाँ पर क्या बचा M इंटू C²। अब मुझे ये R/Na, अब R/Na मैं इससे निकालूंगी बेटा R/Na, तो R/Na इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा Kb। ये Kb हो गया बेटा। तो क्या मैं इस R/Na की जगह Kb लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाफ MC² इज इक्वल टू 3/2 और ऊपर Kb इंटू T। तो देखो बेटा ये Kb क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, यही होता है Kb। ये ऐसे आता है इस वाले फॉर्मूले से निकल के, ये फिजिक्स में सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है, ये हमारा बेटा रिलेशन आ गया हाफ MC² इंटू 3/2 Kb T। बेटा ये हमारी आ गई आपकी फाइनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, क्या रिलेशन निकल के आया एवरेज का? हाफ MC² इज इक्वल टू 3/2 Kb T। मैंने इसी को मॉडिफाई करके इसमें m को मल्टीप्लाई Na से किया, Na को इसके अपॉन में ले गई, और R/Na को मैंने इस वाले फॉर्मूले से निकाला, तो मेरा Kb आया। Kb यहाँ पर हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर, C आपकी RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, M गैस पार्टिकल का मास। तो ये बेटा हमारी फिनिश हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इस डेरिवेशन को कई बार 2-3 बार आप कर देखना, लिख कर देखना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो गया, आप वीडियो को बार बार पॉज करके देखते रहे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा होता है फिनिश। ठीक है।